आज की वर्चुअल क्लास की कक्षा 10th की इंग्लिश क्लास में हम आप सभी बच्चों का, शिक्षकों का, सभी का स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हमारे 10th बोर्ड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर साल ज़रूर आता है। तो इसीलिए आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड एक बात पूछना चाहूँगी, अनलेस आई इनवाइट माय टुडेज एक्सपर्ट श्रीमती संगीता सक्सेना, presently working in government Kasturba High Secondary School, we cannot start our class. So, Shrimati Sangeeta Saxena. Thank you, Archana. Archana, I want to say something. Actually, I am eager to start today's class, but I was waiting. Unless you allow me, how can I start my class today? And viewers, मैं आपसे भी कुछ कहना चाहती हूँ. Unless you give me a patient hearing, how can I send my message, send my topic to you clearly? The condition today is your patient hearing. The condition is your attention today. बच्चों, देखा आपने, मैडम का इशारा किस ओर है? यानी आज जो महत्वपूर्ण विषय हमने कहा वो है अनलेस के बारे में मैडम हमको बताने जा रही हैं। सो प्लीज़ संगीता मैडम, आप हमारे बच्चों को ये महत्वपूर्ण जानकारी देना स्टार्ट करिए प्लीज़। बच्चों, आज हम आपको एक स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहे हैं और वो स्ट्रक्चर है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का। किस तरह से उसे बनाते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर क्या है ये बताना चाहती हूँ। स्ट्रक्चर है अनलेस प्लस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन unless plus adverb clause of condition plus clause of result। एक बार फिर से स्ट्रक्चर दोहरा दूं, unless plus adverb clause of condition plus clause of result। संगीता मैडम, अगर आप इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाएं तो हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा आपका सुझाव है सराहनीय है। तो बच्चों, इस स्ट्रक्चर को एक उदाहरण के माध्यम से हम और अधिक स्पष्ट रूप से देखते हैं। सबसे पहले अनलेस एक वाक्य मैं आपको देती हूँ। अनलेस यू वर्क हार्ड you cannot succeed. Unless you work hard, you cannot succeed. सबसे पहले हमने लिखा unless, उसके बाद you work hard. This is clause of condition. उसके बाद कॉमा, फिर you cannot succeed. This is clause of result. संगीता जी, why this clause is called adverb clause of condition? यानी ये क्यों कहलाता है, आप हमारे बच्चों को बताइए प्लीज़। जी बिल्कुल अर्चना, मैं पहले तो आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ। What is the result of, what is the condition of your success? हार्ड वर्क। देखिए, आपने जवाब दिया ना। सफलता की शर्त क्या है इस वाक्य में? कठिन परिश्रम। जी बिल्कुल। Because this clause expresses the condition for success and the condition is hard work. That's why this clause is called
द क्लॉज ऑफ कंडीशन। जी जी, अब हमारे बच्चों को क्लियर हुआ कि ये किस तरीके से क्लॉज ऑफ कंडीशन कहलाएगा। अब आप ये बताइए कि व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। ये दूसरा जो सेंटेंस, दूसरा वाक्य हाँ। है, पहला तो आपने बता दिया, अब दूसरा भी आप हमारे बच्चों को समझाइए बिल्कुल। कि ये किस तरीके से कहलाएगा। जी हाँ, मैं समझ रही हूँ आप बच्चों को बताना चाहते हैं कि दूसरा क्लॉज ऑफ रिजल्ट क्यों कहा गया। जी बिल्कुल। अब मैं आपसे एक बार फिर से प्रश्न करना चाहती हूँ, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। सक्सेस। देखिए, आपने उत्तर दिया ना, जवाब दिया। बच्चों, व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट विल द रिजल्ट, what will be the result of your hard work? The result will be definitely success. Thank you Archana for this cooperation. बच्चों, अगले वाक्य के दूसरे क्लॉज में बताया गया है कि कड़ी मेहनत का परिणाम सफलता है, इसीलिए परिणाम बता रहा है ये क्लॉज, इसलिए हम इस क्लॉज को क्लॉज ऑफ रिजल्ट कहते हैं। संगीता जी, हम इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इतना अच्छा एग्जाम्पल लिया कि बच्चे अगर कड़ी मेहनत करें तो सफलता ज़रूर मिलती है, यानी शर्त अगर पूरी करें तो उन्हें बोर्ड एग्जामिनेशन में सफलता ज़रूर हासिल होगी। बच्चों, मैंने पहले आज की कक्षा के लिए आपके सामने एक शर्त रखी थी कि आप हमारी बात अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। तो मेरी बात ध्यान रखिए। अब मैं आपको इस स्ट्रक्चर को प्रयोग करते समय किन किन सावधानियों को रखना चाहिए उनके बारे में बताती हूँ। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट। अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं। जी। उसके बाद दूसरी सावधानी है, अनलेस इज फॉलोड बाय एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। Unless is followed by adverb clause of condition. Unless के बाद हमेशा adverb clause of condition आता है। उसके बाद तीसरी बात ध्यान देने वाली है कि हम जहाँ adverb clause of condition समाप्त होगा उसके बाद हम कॉमा का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सावधानी रखना है हमें कि कॉमा के बाद आएगा क्लॉज ऑफ रिजल्ट, यानी शर्त का जो परिणाम होगा, क्लॉज ऑफ रिजल्ट जो है वो कॉमा के बाद लिखा जाएगा। यानी पहले चरण में शर्त रखी गई है जी और हाँ। दूसरे चरण में आपने उसके परिणाम के बारे में बताया। जी बिल्कुल। सबसे पहले हम अनलेस लिखेंगे, उसके बाद अनलेस के बाद एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन लिखेंगे, फिर उसके बाद कॉमा प्रयोग करेंगे और उसके बाद क्लॉज ऑफ रिजल्ट का प्रयोग हम करेंगे। ये चार चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से हमें वाक्य में लिखनी चाहिए। बच्चों, आपने देखा मैडम ने ये जो बताया, ये महत्वपूर्ण बिंदु बताए, ये आप अगर इसको नोट कर लें तो बहुत अच्छा होगा, जिसमें आप आगे जब इस सेंटेंस को करें तो आपको सारी बातें याद आ जाएं और आप उन सबको ध्यान देकर करें। संगीता जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है अनलेस के बारे में कि हमारे बच्चों को ये सेंटेंस बहुत इजी हो जाएंगे। अर्चना जी, मैं इन वाक्यों को बनाते समय कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनकी ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। बच्चों, अनलेस के बराबर है इफ नॉट, यानी अनलेस का मीनिंग है इफ नॉट। इट मीन्स अनलेस
इज अ नेगेटिव वर्ड। अनलेस खुद में एक नकारात्मक शब्द है। अनलेस में ही नॉट का अर्थ शामिल होता है, इसलिए वी शुड नॉट यूज नॉट in the clause of condition if it has unless before it। यदि clause of condition के पहले unless का प्रयोग हमने किया है तो clause of condition में हम not का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी unless जो है वो खुद अपने आप में एक नकारात्मक शब्द है, तो उसके आगे हम लोग not का प्रयोग कभी नहीं कर सकते। जी हाँ, क्लॉज ऑफ कंडीशन जो कि अनलेस के बाद आता है उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, क्लॉज ऑफ कंडीशन। क्लॉज ऑफ कंडीशन इज ऑलवेज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लॉज ऑफ कंडीशन इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमेशा क्लॉज ऑफ कंडीशन में हम वर्ब जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखेंगे, जो कि होती है, मैं आपको ध्यान दिला दूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल है या थर्ड पर्सन प्लूरल है तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। एक बार फिर से बताऊं बच्चों, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन जो अनलेस के साथ आता है उसमें सदैव हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। अर्चना जी, क्या क्लियर है हमारा बिंदु यहाँ तक? जी जी बिल्कुल, हमारे बच्चों को अगर उन्होंने नोट कर लिया है तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और भी अगर आप इसको थोड़ा सा एक आध दो एग्जाम्पल के द्वारा समझाएं तो हमारे बच्चों के दिल में जो भ्रांतियां हैं वो भी दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल बच्चों, एक और उदाहरण हम आपको देना चाहते हैं। वाक्य है, अनलेस रुस्तम इज किल्ड। अनलेस रुस्तम इज किल्ड आवर आर्मी cannot hope victory। संगीता जी, मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करूँगी। जी ये हाँ? देखिए, आपने जो सेंटेंस बनाया इसमें हमारे बच्चे ज़रूर कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आपने इसके पहले कहा था कि जो हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है वो हमेशा सिंपल इंडेफिनिट में आता है। तो हाँ? ये जो आपने सेंटेंस लिखा अनलेस रुस्तम इज किल्ड, इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये बच्चों को कंफ्यूजन पैदा कर देगा। जी बिल्कुल, देखो बच्चों, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि क्लॉज ऑफ कंडीशन में हम हमेशा वर्ब का प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। अर्चना, अगर हम इस वाक्य को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो अनलेस रुस्तम इज किल्ड, जी दिस इज क्लॉज ऑफ कंडीशन। जी, यदि रुस्तम मारा नहीं जाता है तो हमारी सेना जीत की उम्मीद नहीं कर सकती है। तो अगर रुस्तम नहीं मारा जाता है, एक्चुअली दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। यदि हम इसे एक्टिव वॉइस में लिखें तो सेंटेंस कैसा होगा? अनलेस समवन किल्स रुस्तम। जी देखिए, आपने हमारी बात समझ ली ना? जी जी, अनलेस समवन किल्स रुस्तम, जी फिर उसके बाद क्लॉज ऑफ रिजल्ट आ जाएगा, आवर आर्मी कैन नॉट होप विक्ट्री। जी, तो देखिए, दोनों वाक्यों का अर्थ तो एक ही है। पहले वाक्य में है अनलेस रुस्तम इज किल्ड, आवर आर्मी कैन नॉट होप विक्ट्री।
यदि रुस्तम नहीं मारा जाता है तो हमारी सेना जीत की आशा नहीं कर सकती। और अनलेस समवन किल्स रुस्तम, यदि कोई रुस्तम को नहीं मारता है, आवर आर्मी कैन नॉट होप विक्ट्री, हमारी सेना जीत की उम्मीद नहीं कर सकती है। दोनों वाक्य यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है, लेकिन पहला वाक्य अनलेस रुस्तम इज किल्ड, इस उदाहरण में ये क्लॉज पैसिव वॉइस में है, इज किल्ड, इट इज द पैसिव वॉइस ऑफ किल्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है। जब हम इसे पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो ये हो जाता है इज किल्ड। अनलेस रुस्तम इज किल्ड आवर आर्मी कैनॉट होप विक्ट्री। इसी को हमने जब एक्टिव वॉइस में लिखा तो अनलेस समवन किल्स रुस्तम आवर आर्मी कैनॉट होप विक्ट्री। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि हमारे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इस टाइप के सेंटेंस में। यानी बात तो वही है, बात उसका मतलब वही है कि यदि ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, लेकिन उसका कहने का ढंग थोड़ा सा बदल गया है। आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दी, जिससे कि हमारे बच्चों के दिल में जो कन्फ्यूज़न था वो दूर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं संगीता जी। अब हम चाहेंगे कि आप कुछ और सेंटेंसेस हमारे बच्चों को दें, जिससे कि और जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो सकें, क्योंकि एक्सरसाइज के माध्यम से काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न, जैसे अभी आपने दूसरा सेंटेंस दिया था, वो दूर हो गया। इसलिए अब हम चाहेंगे कि आप और कुछ एग्जाम्पल्स हमारे बच्चों को दें, ताकि वे अपने शिक्षकों की मदद से और हम लोगों की मदद से उसको सॉल्व कर सकें। जी बिल्कुल अर्चना। शिक्षक साथियों, पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी हम आपके तक पहुँचा रहे हैं, इस पाठ को अपने छात्रों को कक्षा में अभ्यास अवश्य कराएं। कुछ वाक्य अभी इस कक्षा में हम बच्चों को अभ्यास के द्वारा और बताना चाहते हैं। देखिए, एक वाक्य और आपके लिए है, अनलेस आई रिसीव एन इन्विटेशन, अनलेस आई रिसीव एन invitation I cannot go there. Unless I receive an invitation I cannot go there. इस वाक्य में देखो बच्चों, सबसे पहले हमने लिखा unless, फिर उसके बाद I receive an invitation, ये क्या है? clause of condition। उसके बाद कॉमा लगाया और उसके बाद I cannot go there, ये है क्लॉज ऑफ रिजल्ट। यदि मुझे इनविटेशन आमंत्रण प्राप्त नहीं होता है, मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ। तो वहाँ जाने की शर्त क्या है? आमंत्रण का प्राप्त होना। इसीलिए हमने इसे अनलेस के बाद जो शर्त है जाने की, उसे हमने अनलेस के बाद लिखा, यानी आई रिसीव एन इन्विटेशन। और उसका परिणाम क्या होगा यदि आमंत्रण नहीं मिला तो? कि आई कैन नॉट गो देयर। तो कॉमा का प्रयोग करके हमने क्लॉज ऑफ रिजल्ट लिखा, आई कैन नॉट गो देयर। अर्चना जी, अब मैं एक वाक्य देती हूँ और आप कृपया उसमें बताएं कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन कौन सा है और एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट कौन सा है। अनलेस यू prove it, I cannot believe it. Unless you prove it, I cannot believe it. तो संगीता जी, इसमें आप मुझसे पूछ रही हैं, जी हाँ। तो मैं बच्चों की तरफ से आपको जवाब देती हूँ। अगर सही हो तो ठीक, और नहीं गलत हो तो आप ज़रूर बताइएगा। यू प्रूव इट, अनलेस यू प्रूव इट, यानी वही बात आ गई कि पहला चरण, जैसा कि अभी आपने समझाया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन होगी। इसमें कौन सा हिस्सा कंडीशन है? यू प्रूव इट, यू प्रूव इट, अनलेस यू प्रूव इट, यदि तुम साबित नहीं करते हो इसे। आई कैन नॉट बिलीव इट, ये कौन सा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। यस, आई कैन नॉट बिलीव इट रिजल्ट है, एंड यू प्रूव इट अनलेस यू प्रूव इट, ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। जी, तो यानी पहले चरण में शर्त और दूसरे में उसका परिणाम। जी हाँ बिल्कुल। तो पहला वाक्य जो था,
ये दूसरे वाक्य के परिणाम प्राप्त करने की शर्त है, इसीलिए हमने इसे अनलेस के तुरंत बाद लिखा। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले अनलेस आता है, उसके बाद क्लॉज ऑफ कंडीशन आता है, उसके बाद कॉमा लगाते हैं और उसके बाद क्लॉज ऑफ रिजल्ट यानी परिणाम वाला क्लॉज लिखते हैं। तो बच्चों, मैं ये समझती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये एग्जाम्पल्स के द्वारा कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन और एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट क्या होता है और अनलेस का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। तो संगीता जी, अब हम चाहेंगे कि एक बार और आप ये महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उन्हें याद कराने के लिए आप उसको रिपीट कर दें, तो जिससे कि हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से इस चीज़ को याद हो जाएगा और वो भूल नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल। छात्रों, मैं आपको इस वाक्य को एक और तरह से जो परीक्षा में पूछा जाता है वो भी बताना चाहूँगी। बाद में जो अर्चना जी ने सुझाव दिया है वो फिर आपके सामने रखूँगी। पहले मैं वाक्य को किस और एक तरह से परीक्षा में पूछा जाता है ये भी बताती हूँ। हमने आपको पहले बताया था कि अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट। अनलेस का अर्थ होता है इफ नॉट, यदि नहीं। तो मान लीजिए कि वाक्य लिखा आ जाए कि इफ यू डू नॉट रिंग द डोरबेल, इफ यू डू नॉट रिंग द डोरबेल I cannot open it. Unless if you do not ring the doorbell, I cannot open it. यानी आपको क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएगा, जो आपको सॉल्व करना होगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको किस तरीके से ये सेंटेंस आएगा। तो आप इसको, संगीता मैडम आपको करके बता रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। बच्चों, परीक्षा में वाक्य इस तरह से भी पूछा जाता है। इफ नॉट का प्रयोग, देखिए इफ नॉट का प्रयोग करके वाक्य दे दिया है और आपको लिखा आता है परीक्षा में कि रीराइट द सेंटेंस, वाक्य को फिर से लिखें। रीराइट इट यूजिंग अनलेस। जी। यानी अनलेस का प्रयोग करके वाक्य को एक बार फिर से लिखें। परीक्षा में अधिकांश इस तरह से ही वाक्य पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अनलेस का अर्थ होता है इफ़ नॉट, यानी हमें इस वाक्य में जब अनलेस लगाना है तो हम इफ़ को हटाएंगे और नॉट को हटाएंगे, दो चीज़ें हमें हटाना होंगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अनलेस, क्योंकि सबसे पहले कंडीशन के पहले हमें अनलेस लिखना होता है। हम लिखेंगे अनलेस सब्जेक्ट यू। अब देखिए बच्चों, हम नॉट हटा रहे हैं। इस पहले वाले वाक्य में इफ़ यू डू नॉट रिंग द डोरबेल, दिस सेंटेंस, दिस कंडीशनल क्लॉज, ये नेगेटिव वाक्य के रूप में लिखा गया है, इसलिए नॉट का प्रयोग किया है और इसीलिए डू का प्रयोग भी इसके साथ में किया है, क्योंकि वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगाना पड़ता है। और हमने वाक्य बनाया था इफ़ यू डू नॉट रिंग द डोरबेल, लेकिन अब हम वाक्य में से नॉट हटा रहे हैं, यानी उसका नकारात्मक अर्थ तो रहेगा लेकिन स्वरूप नकारात्मक नहीं रहेगा। नॉट हटाएंगे तो उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब डू है हमें इसे भी हटाना होगा। तो क्या हुआ, अनलेस यू, और यू हमें आपको बताया था कि वर्ब जो लिखनी है वो किस तरह से लिखनी है, सेकंड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो क्या हुआ, अनलेस यू रिंग द डोरबेल, अनलेस यू रिंग द डोरबेल, कॉमा आई कैन नॉट ओपन इट। अगर तुम डोरबेल नहीं बजाते हो मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती। यानी अनलेस अपने आप में एक नकारात्मक शब्द है। जी हाँ, तो इसीलिए हम जब अनलेस का यूज़ करेंगे तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है ना संगीता? जी बिल्कुल। लेकिन नॉट हटाते समय हमें थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है कि हमें वर्ब का ध्यान रखना होगा। वर्ब को सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार
व्यवस्थित करना होगा। देखिए जैसे इस वाक्य में सेकंड पर्सन सिंगुलर था, तो सेकंड पर्सन चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, हम उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वो है रिंग, तो रिंग हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है। आइए एक और उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताते हैं, एक और उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि यदि सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन बदल जाए तो हम किस तरह से वर्ब का ध्यान रखेंगे। एक वाक्य और इफ का प्रयोग करके है, इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, he will not succeed. If he does not work hard, he will not succeed. अब इस वाक्य में हम फिर से unless का प्रयोग करेंगे। unless का प्रयोग करते समय unless हम किसके, हम सब जानते हैं कि unless का अर्थ होता है if not, यानी जब हम unless वाक्य में लगाएंगे तो if को भी हटाएंगे और नॉट को भी हटाएंगे। जब हम नॉट को हटाएंगे तो उसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब डज भी हटाना होगा, क्योंकि अब वाक्य नकारात्मक के स्वरूप के बजाय सकारात्मक स्वरूप में आने वाला है। तो हम जब डज हटाएंगे तो थोड़ा क्रिया में क्या ध्यान रखना है वो देखेंगे। सबसे पहले हमने इफ के स्थान पर रखा अनलेस, फिर सब्जेक्ट ही। अब हमें नॉट हटाना है और नॉट के पहले आने वाला हेल्पिंग वर्ब डज भी हटाना है। अब लिखना है हमें क्रिया, वर्ब। तो वर्ब का कौन सा रूप लिखेंगे हम? देखिए हम सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे। सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट ही माने वह, ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। तो हमारी क्रिया बन गई वर्क्स, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, कॉमा ही विल नॉट सक्सीड, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट सक्सीड। यदि वो कड़ी मेहनत नहीं करता है वो सफल नहीं होगा। दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है। एक वाक्य में हमने इफ़ नॉट का यूज़ किया है और दूसरे वाक्य में उसके स्थान पर अनलेस का प्रयोग किया है। अनलेस का प्रयोग करते समय सावधानी वर्ब को रखने में है, पर्सन का ध्यान रखेंगे। एक बार बच्चों हम आपको फिर याद दिला दें कि वर्ब रखते समय हम ध्यान देंगे कि यदि वर्ब फर्स्ट और सेकंड पर्सन में है, फर्स्ट या सेकंड पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल नंबर है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और यदि इसके साथ ही थर्ड पर्सन का यदि प्लूरल नंबर भी है तो भी साथ में आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट सेकंड पर्सन चाहे सिंगुलर या प्लूरल नंबर में हो या थर्ड पर्सन केवल प्लूरल नंबर में हो तो हम लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है? ही, शी, इट या किसी का नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होगा तो हम उसके साथ लगाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। ये सावधानी हमें विशेष रूप से रखनी है। बच्चों एक बार फिर से हम आपका सावधानियों की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट। अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं, तो जिस वाक्य में, और अनलेस इज ऑलवेज फॉलोड बाय एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, जिस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में हम अनलेस लगा देते हैं पहले, उस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी ध्यान देने वाली बात है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और उसके बाद एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट रखेंगे। इस तरह हमें इन चारों चीज़ों का ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में विल या शैल का प्रयोग नहीं करेंगे।
हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब का प्रयोग करेंगे। अर्चना जी, मेरे विचार से आज के विषय की जानकारी हमारे छात्रों तक स्पष्ट रूप से पहुंच गई है। जी हाँ, आपने देखा बच्चों, संगीता मैडम ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और अनलेस का यूज़ कहाँ और कैसे किया जाता है और क्या क्या सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए, ये बहुत ही अच्छे से उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया। हमारे बच्चों को ज़रूर समझ में आ गया होगा और वक्त को देखते हुए हम लोग आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।